नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे 67th बीपीएससी में पूछा जा सकता है। और अभी तो एडमिट कार्ड भी आपका आ चुका है, आपने एडमिट कार्ड देख लिया होगा कहाँ पे सेंटर है। तो अब एग्ज़ाम तो होगा ही और टाइम भी कम ही है, नेट 10 दिन है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं आज का करंट और देखते हैं आज कौन कौन से करंट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, एक है बिहार में उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए, उद्यमी योजना बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट हुआ है बिहार में। तो हो सकता है डेट पूछा जाए, क्योंकि अभी जो एओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी डेट सारे पूछे गए थे, इसलिए हमने इस प्रश्न को डाला है कि हो सकता है इसका कहीं डेट आए। तो इसका डेट है 18 जून। आप याद रखेंगे 18 जून 2021 को उद्यमी योजना स्टार्ट किया गया। हालांकि यह स्टार्ट होने वाला था 1 जून से, लेकिन किसी कारणवश इसको डिले करके 18 जून से स्टार्ट किया गया। तो आप ये डेट याद रखेंगे। इसमें जो भी 5 लाख तक का ब्याज दिया जाएगा, मतलब लोन दिया जाएगा, फिर उसमें सब्सिडी वगैरह जो इंटरेस्ट है वो सारी, मतलब उद्यमी के बारे में यह किया गया है। तो आप डेट याद रखेंगे 18 जून, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि हाल ही में देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज कहाँ बनाया जा रहा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यह बन रहा है पटना में, और पटना का जगह कौन सा है। यह कुकरी बीघा। कुकरी बीघा जो जगह है, मतलब यह देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज है। बिहार का नहीं है बल्कि यह देश का है। तो आप इसको याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहीं पे हम रोहतास का एक जिक्र कर लेते हैं। तो रोहतास में बन रहा है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। रोहतास को अभी इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इको एग्रीकल्चर अवार्ड से किस डिस्ट्रिक्ट को नवाजा गया है। वो होगा रोहतास, ठीक है। मोतिहारी अभी चर्चा में रहा। मोतिहारी एक चीज़ के लिए चर्चा में रहा। मोतिहारी का एक है केसरिया बौद्ध स्तूप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ पे है। तो मोतिहारी में है। मोतिहारी है कहाँ पे। यह है आपका ईस्ट चंपारण में। चंपारण 2 है, एक ईस्ट चंपारण है जिसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी, एक वेस्ट चंपारण है जिसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है और उसका हेडक्वार्टर है बेतिया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये ईस्ट चंपारण में है केसरिया बौद्ध स्तूप। और इस बौद्ध स्तूप को कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं बल्कि ऊंचा कहिए, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसकी जो हाइट है 104 फीट है। 104 फीट ऊंची है। आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अब आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा डार्विन का मेहराब किस होगा, किस महासागर से संबंधित है। तो देखिए, डार्विन का मेहराब, आपने मेहराब पढ़ा होगा मेडाइवल हिस्ट्री में, डार्विन पढ़ा होगा आपने साइंस में। अब आपको लग रहा होगा कैसा क्वेश्चन है, दोनों मिक्स है। लेकिन अभी डार्विन का मेहराब एक चर्चा में रहा। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में एक जगह है और जगह का नाम है गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड है जो कि है प्रशांत महासागर में। और माना जाता है कि डार्विन यहीं पर रह के जो अपना इवोल्यूशन का थ्योरी अपना दिए थे, तो यहीं पर रह के अपना रिसर्च वगैरह वो करते थे। और वो जो जगह था एक मेहराब टाइप ऐसा कुछ जगह था, यहाँ पे बैठ के वो अपना रिसर्च करते थे। और यह जो जगह था अभी ध्वस्त हो गया है। तो यह 2021 का न्यूज़ है और यह चर्चा में रहा है कि डार्विन, माना जाता है कि डार्विन यहीं पे रहते थे, रिसर्च किए थे और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो अपना रिसर्च किए थे यहीं पे बैठ के रिसर्च किए थे। और वह जगह अभी तक सुरक्षित था, लेकिन किसी कारण से अभी वह ध्वस्त हो गया है। तो यह न्यूज़ चर्चा में था, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पे बनाया है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि डार्विन का मेहराब जो अभी ध्वस्त हो चुका है वह कहाँ उसका लोकेशन था। तो यह था प्रशांत महासागर में। और स्पेसिफिक जगह की बात करें तो है गैलापागोस आइलैंड। और देखिए, आइलैंड से बीपीएससी को बहुत प्यार है, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो यह सवाल हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सके। और डार्विन पे भी बीपीएससी सवाल पूछता है। तो ये सारा जो देखेंगे
तो बीपीएससी के लिए बड़ा फेमस क्वेश्चन हमको लगा, इसलिए मैंने इसको फ्रेम किया है। चलिए आगे देखते हैं। एक है कि भारत में यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन बनाया गया है। भारत में अगर यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की बात करें, इस सोम्बी शार्प को बनाया गया है। सोम्बी शार्प को बनाया गया है। यह भारत में यूनाइटेड नेशन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बने हैं। अब देखिए 3-4 नाम इसमें और है, इनको भी हम देख रहे थे। नौरा अल-मतरोसी, इनकी अगर हम बात करें तो नौरा अल-मतरोसी जो है यह यूएई की पहली महिला है जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये यूएई की पहली महिला है जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। अगर हम टी राजा कुमार की बात करें तो टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं, टी राजा कुमार बने हैं। और आयशा मलिक जो हैं यह एक लेडी है, यह अभी बहुत चर्चा में रही हैं। यह पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी पहली महिला जज बनी हैं। पहली महिला जज बनी। हमने कल आपको यूनाइटेड यूएसए के बारे में बताया था, यूएसए में एक महिला जज बनी उनके बारे में बताया था, और आज पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है, इनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए डे पर बीपीएससी बहुत फोकस करता है, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछता है। और हाल फिलहाल में जो डे स्टार्ट हुए हैं मनाना 1-2 साल से, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। समानता दिवस की अगर हम बात करें, यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, इसी दिन पैदा हुए थे कौन, अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अम्बेडकर 14 अप्रैल को पैदा होते हैं, इन्हीं के नाम पे समानता दिवस मनाया जाता है, इक्वलिटी डे। और देखिए यह कौन सा स्टेट बनाया है, यह तमिलनाडु स्टेट बनाया है। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये बहुत फेमस दिन है और भारत सरकार भी इसको मनाती है। तो 14 अप्रैल अम्बेडकर के जयंती दिवस के अवसर पर समानता दिवस मनाया जाने की घोषणा अभी की गई है। यहीं पे देख सकते हैं 23 जनवरी क्यों फेमस था। 23 जनवरी की बात करें तो यह है पराक्रम दिवस, और इसको तो हमने 2-3 बार बताया है अपने वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती इस वर्ष मनाया गया है। तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस साल 125वीं जयंती मनाया गया है, जिसको हम पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं। 16 जनवरी की बात करें तो यह है राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे कह सकते हैं इसको। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया 16 जनवरी को। और 7 अगस्त की बात करें तो यह है भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे। इस दिन क्या हुआ था, इसी दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अपना कारनामा दिखाया था दुनिया को। तो इसी के दिन के अवसर पे भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, अब देखिए हम कुछ मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन डाले हैं, और आज हम स्पेशली अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर के बारे में 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, और उसे जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं अकबर के बारे में उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, यह एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा गया है। तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात करें तो यह हुआ था 1576 में। अगर हम स्पेशली डेट की बात करें, हालांकि डेट पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी डेट की बात करें तो 1576 18 जून। ठीक है, देखिए यह युद्ध हुआ किसके बीच था। अगर हम इसका जिक्र करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसमें एक साइड से अकबर और दूसरे साइड से महाराणा प्रताप, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। और अकबर का जो सेनापति था, इनके सेनापति का नाम था मान सिंह।
और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था इसका नाम था हकीम खां सूर, यह अफगानी था। ठीक है, देखिए ब्यूटी देखिए इसका, जो अकबर का सेनापति है वह हिंदू है और महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वह अफगानी है, मुसलमान है। तो अगर जो आपको कहता है कि जो मेडाइवल हिस्ट्री में जो लड़ाई हुआ था हिंदू मुसलमान का लड़ाई था, यह इस तरीके का लड़ाई नहीं था, यह एक सत्ता की लड़ाई था, यह एक साम्राज्य की लड़ाई था, यह एक गद्दी और कुर्सी और दिल्ली की लड़ाई थी, यह भारत के जीत की लड़ाई थी, ना कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी। ठीक है, तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई होती है और इसमें अकबर जीत जाता है। कुछ हिस्टोरियन नहीं मानते हैं कि यह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई में कोई भी सेना पीछे नहीं हटी थी, मतलब महाराणा प्रताप की सेना पीछे नहीं हटी थी, और इस आधार पर अपना तर्क देते हैं कि महाराणा प्रताप ने युद्ध को जीता था। लेकिन अल्टीमेट अगर हम देखते हैं तो इसके बाद अकबर का शासन स्थापित होता है। तो इससे कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि अकबर ही जीतता है, लेकिन इस देखिए ये मानने का बात है, लेकिन अगर इसका अल्टीमेट गोल देखें इसमें अकबर जीतता है, महाराणा प्रताप हारता है। हालांकि कुछ लोग अपना अपना लॉजिक देते हैं, वो अलग बात है। आप ये मान के चलेंगे अकबर हल्दी घाटी का युद्ध जीतता है जो 1576 में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर का सैन्य व्यवस्था आधारित था। अकबर का जो सेना था वो किस टाइप से था, तो वो था मनसबदारी पे डिपेंडेंट था। और यह इसका मतलब क्या था, देखिए किसी भी राजा को अगर साम्राज्य विस्तार करना हो, अपने जो प्रशासन को बेहतर चलाना हो, या राज्य में अपने प्रशासन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए आपको एक बेहतर सेना की ज़रूरत पड़ेगी। और सेना को बेहतर करने के लिए अकबर ये पॉलिसी रहता है मनसबदारी की, और उसकी सेना की जो पॉलिसी थी उसी का नाम है मनसबदारी। ठीक है, यह एक्चुअली आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक पारदर्शिता आए और सेना को मतलब एक ट्रेनिंग देके एक बड़ा सेना किया जा सके कि हम कहीं साम्राज्य को किसी और राज्य पर अटैक करेंगे तो हमको आसानी हो जाए, और हमारा एक मतलब सैन्य व्यवस्था जब बेहतर होगी तो हमारी कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था उससे बेहतर हो सकेगी, और आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी तो हमारा एक साम्राज्य बेहतर हो सकेगा। इसका मकसद यही था। तो सैन्य व्यवस्था का जो मूल थीम था वह मनसबदारी पर आधारित था। और मनसबदारी का कारण क्या था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक पारदर्शिता लाएंगे, उसमें साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और इसी को आप कभी कभी देखते हैं तो दशमलव प्रणाली देखने को मिलता है। दशमलव सिस्टम जो सेना के बारे में कहा जाता है, तो ये भी आपको मिलेगा, आप समझ जाएंगे आप सेना की ही बात किया जा रहा है। अब इसके लिए अकबर कुछ नया नया प्रयोग करेगा। आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हमने आपको बताया था कि घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट होती है, लेकिन 1573 के टाइम में आप देखते हैं तो घोड़ा दागने की प्रथा अकबर भी स्टार्ट करेगा, और इससे उसकी सेना में मतलब घोड़ों की संख्या बढ़ेगी और उससे पहचानने में आसानी होगी। जो सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी अपनाता है उसी सिस्टम को अकबर अपनाएगा 1573 में। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़ा दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की, तो देखिए किसने स्टार्ट की, यहाँ पे आप अलाउद्दीन खिलजी मारेंगे, लेकिन किसके राज में था, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब आप वहाँ पे अकबर को भी मतलब वहाँ पे अकबर को भी आप मार सकते हैं। ऑप्शन में देख लेंगे क्वेश्चन जैसा है, लेकिन अगर किसने स्टार्ट की तो वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी होगा। यह जो मनसबदारी सिस्टम था अकबर कहाँ से सीखा था इसको, तो यह मंगोलिया से सीखा था। यह भारत में उसके पहले नहीं था ये सब सिस्टम, यह मंगोलिया में यह प्रचलन में था। तो वहाँ से सिस्टम को अकबर लेके आता है और भारत में इसको शुरुआत करता है। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक बीपीएससी में पूछा जाता है लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, उसको कहते हैं जाब्ती सिस्टम। जाब्ती व्यवस्था क्या था, ये लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ था, और इसी से अगर देखते हैं तो जुड़े हुए थे टोडरमल। ये सब टैक्स से रिलेटेड इशू है,
देखिए टैक्स, ज़ाब्ते सिस्टम, लैंड रेवेन्यू, ये सब कुछ भी अगर एग्जाम में आए ना, पूछे किससे जुड़े हुए थे, तो ये टोडरमल आप आंसर मारेंगे, ठीक है। और टोडरमल एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी का नाम होता है आईने दहसाला। आइन ए दहसाला एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आइन ए दहसाला किसका है, यह टोडरमल का है। और टोडरमल मतलब टैक्स से जितना कुछ अकबर के दरबार में होगा सारा को रेगुलेट करेंगे टोडरमल। और टैक्स लैंड रेवेन्यू कहाँ से आएगा, इसी को कहते हैं ज़ाब्ती व्यवस्था। और इसी को सारा कुछ अपने एक पॉलिसी बनाएंगे, एक बुक लिखेंगे, उसका नाम होगा आइन ए दहसाला, जो कि सारा चीज़ रिलेटेड है टोडरमल से, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में किया गया। किसके निर्देशन में किया गया, मतलब अकबर के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया फारसी में, वो किसके टाइम पीरियड में, किसके डायरेक्शन में किया गया। तो यह जो था इसका नाम है फैजी। फैजी के डायरेक्शन में महाभारत का निर्देशन किया गया। और फैजी को ही हम कहते महाभारत को ही हम कहते हैं रज़्मनामा। उस टाइम में महाभारत का नाम था रज़्मनामा। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि रज़्मनामा कौन से ग्रंथ का नाम था, तो आप आंसर मारेंगे महाभारत। और यहीं पे देख लेते हैं, महाभारत का तो हुआ ही, साथ में रामायण का भी हुआ है। रामायण का भी फारसी में अनुवाद हुआ। इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा, इसका ट्रांसलेशन करेगा बदायूनी। बदायूनी का अगर पूरा नाम करें ले तो अब्दुल कादिर बदायूनी नाम था। आप इतना याद रखेंगे, रामायण का जो करता है मतलब ट्रांसलेशन करता है उसका नाम है बदायूनी, ठीक है। एक अकबर की अगर हम थोड़ा सा और बात कर रहे हैं यहाँ पे, अकबर 1575 में एक इबादत खाना स्टार्ट करेगा। इबादत खाना जब स्टार्ट करेगा 1575 में, तो इसका मकसद होगा कि सभी धर्म के, पहले तो उलेमा आएंगे, 2-3-4 उलेमा आएंगे, आपस में धर्म के बारे में अपना डिस्कस करेंगे और उनको जो अच्छा लगेगा एक मतलब मुकाम पे पहुंचेंगे, एक अपना कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन 2-3 सालों के बाद देखा जाएगा कि यह इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल देगा, सभी धर्म के लिए खोल देगा। अब सभी धर्म के इसमें जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के बड़े बड़े जो उलेमा आएंगे, पुजारी आएंगे और पंडित आएंगे, प्रकांड जो भी विद्वान होंगे सभी धर्मों के, वो आएंगे, आपस में बात करेंगे। और उसके बाद एक मजहरनामा, यह मजहरनामा की व्यवस्था करेगा। और इसके बाद क्या होगा, मजहरनामा की जब व्यवस्था हो जाएगी, लगभग 1578-79 की घटना है, 78-79 घटना है। इसके बाद अकबर इन सब के ऊपर हेड हो जाएगा और ये सारे जो धर्म के अपने अपने धर्म के विद्वान व्यक्ति हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अकबर बैठ के अपना एक डिसीजन देगा कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि अच्छा चीज़ नहीं था। जैसे देखिए, हिंदू ट्रेडिशन अपना कुछ और बात कहता है, मुस्लिम कुछ और बात कहता है, जैन की कुछ और बात कहता है। अब देखिए सब लोग अपनी अपनी बात कहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हेड बन गया कौन, अकबर बन गया। अब अकबर सारी बातों को सुनता था और लास्ट में उसको जो मन करता था अपना कंक्लूजन देता था। तो यह कहीं ना कहीं देखा गया कि यह चीज़ें ठीक नहीं थी। जब तक यह इबादत खाना सभी धर्मों के लिए ठीक था तब तक तो ये सही था, लेकिन जब अकबर इसको हेड करने लगा और अपना एक लास्ट में कंक्लूजन देने लगा, तब कहा जाता है कि इबादत खाना जो था, जो मूल संरचना इसकी थी, जो जिस चीज़ के लिए वो स्टार्ट किया गया था, वह लगभग ख़त्म सा हो गया। इसी पे स्मिथ है, हिस्टोरियन है कि स्मिथ, आप इनके बारे में पढ़े होंगे। स्मिथ एक इनका कोट है, ये कहते हैं कि जो दीन-ए इलाही था, दीन-ए इलाही क्या है, अकबर ही स्टार्ट करता है दीन-ए इलाही, ये स्टार्ट करता है 1582 में। और दीन-ए इलाही था सभी धर्मों को मिला के चलने का, यह किसी एक धर्म की बात नहीं करता है, सभी धर्मों को मिला के बात करता है। यह कोई धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों का एक सार है, जो कि कहीं सूफी विचार से प्रेरित था, ठीक है। दीन-ए इलाही एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सार है जो कि सूफी विचार से प्रेरित था, जो स्टार्ट होता है 1582 में
और दीन इलाही का जो उसके बाद देखते हैं कि इबादत खाना स्टार्ट होगा, फिर देखते हैं मजहरनामा स्टार्ट होगा। तो यह सब देख के स्मिथ बहुत क्षुब्ध होंगे, मतलब अपने बुक में लिखते हैं, एक इनका स्टेटमेंट है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है। बुद्धिमता का नहीं। मतलब ये कहेंगे कि दीन इलाही अकबर जो चलाया है वह अकबर की मूर्खता का स्मारक है, बुद्धिमता का नहीं है। तो जो भी है आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, क्या पता आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, और ये सब आप याद रखेंगे। दीन इलाही कब स्टार्ट किया गया, मजहरनामा इबादत खाना कब स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए, भारतीय मध्यकालीन लेखक जो अमेरिका के खोज का उल्लेख करता है, मतलब मिडाइवल टाइम का, वो कौन सा राइटर है जो अमेरिका की खोज का अपने बुक में जिक्र करता है? अगर हम उसकी बात करें, वह है अबुल फजल। अबुल फजल अपने बुक में लिखता है कि अमेरिका का खोज कैसे कैसे होता है। अमेरिका का खोज का बहुत बेहतरीन वर्णन अपने बुक में करते हैं। अबुल फजल बहुत विद्वान आदमी थे। और जब अमेरिका की बात हो रही है तो हमें भी बात चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था। अंग्रेज़ मतलब इंग्लिश। कौन था जो अकबर के दरबार में आता है? उसका नाम था रॉल्फ फिच। यह भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज़ कौन आया था। उसका नाम है रॉल्फ फिच। ठीक है, तो ये सब आज का प्रश्न था। ये है आपके लिए जो हमने अभी बताया था ऊपर में, डार्विन का मेहराब जिस महासागर में, किस महासागर से संबंधित है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।